बर्थ सर्टिफिकेट सुनने में कितना आम सा शब्द लगता है ना, लेकिन टेक्निकली ये किसी भी नागरिक की जिंदगी का सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा जरूरी ऑफिशियल कागज होता है। भारत में सिविल रजिस्ट्रेशन या इस सर्टिफिकेट को बनवाने का जो प्रोसेस है वो कभी कभी एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। लेकिन सच बताएं, एक बार अगर इसका सिस्टम और बेसिक नियम समझ में आ जाएं तो ये प्रोसेस बिल्कुल आसान हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे प्रोसेस को आज मिलकर डिकोड करते हैं। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव पेपरवर्क में उलझने से ठीक पहले एक बहुत ही बुनियादी और इंसानी बात समझना जरूरी है। हर बच्चे को अपनी एक पहचान का पूरा अधिकार है। बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र महज एक ऑर्डिनरी कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इस दुनिया में किसी के अस्तित्व की एक ऑफिशियल पहचान है। ये एक मौलिक अधिकार है। हर नवजात शिशु का पूरा हक है कि उसका नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज हो, क्योंकि आगे चलकर उसके पूरे भविष्य की बुनियाद इसी एक डॉक्यूमेंट पर टिकी होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्लियर करने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर में इन 5 स्टेप्स से गुजरेंगे। पहला, पहचान का अधिकार। दूसरा, कौन से जरूरी दस्तावेज चाहिए। तीसरा, कहाँ और कैसे अप्लाई करें। चौथा, टाइमलाइंस और देरी को कैसे नेविगेट करें। और आखिर में क्रूशियल फाइनल चेक्स। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, पहचान का अधिकार। आखिर इस एक अकेले फॉर्म और कागज पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जाता है? बर्थ सर्टिफिकेट को एक मास्टर की तरह समझ लीजिए, एक ऐसी चाबी जो पूरे नागरिक जीवन के कई सारे ताले खोलती है। ध्यान दीजिए, एक तरफ स्कूल में एडमिशन लेने से लेकर पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाने के लिए ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। वहीं दूसरी तरफ कोई सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, किसी दूसरे देश का वीजा अप्लाई करना हो या लीगली अपनी उम्र का प्रमाण देना हो, हर जगह यही डॉक्यूमेंट सबसे आगे आएगा। इसके बिना कई जरूरी सुविधाओं के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, जरूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स। देखिए, कोई भी सरकारी प्रोसेस तभी स्मूथ होता है जब होमवर्क पूरा हो, है ना? अप्लाई करने से पहले कुछ स्पेसिफिक कागजात जमा करना बेहद जरूरी है। इसे छोटे छोटे हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले चाहिए माता पिता का आधार कार्ड और एक सॉलिड एड्रेस प्रूफ। फिर आते हैं हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि जन्म आखिर कहाँ और कब हुआ। अगर किसी वजह से जन्म के काफी समय बाद अप्लाई किया जा रहा है तो स्कूल रिकॉर्ड्स और वैक्सीनेशन कार्ड भी मांगे जा सकते हैं। और हाँ, कुछ स्पेसिफिक केसेस में एक एफिडेविट की भी जरूरत पड़ सकती है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने से ये पूरा काम काफी आसान लगने लगता है। अब एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। चलिए, पेपरवर्क इकट्ठा कर लिया, फाइल तैयार होगी, लेकिन अब इस फाइल का करना क्या है? ये जाएगी कहाँ? यही हमारा तीसरा पॉइंट है, कहाँ और कैसे अप्लाई करें। अपने ये दस्तावेज जमा करने के लिए मुख्य रूप से 2 अलग-अलग रास्ते मौजूद हैं। पहला है अपना वही ट्रेडिशनल तरीका, फिजिकल लोकेशंस का, जैसे शहर में है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गांव में है तो ग्राम पंचायत या फिर लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस और हॉस्पिटल। पर दूसरी तरफ एक मॉडर्न सुविधा भी है, डिजिटल रूट। भारत सरकार के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अब उन लंबी लंबी लाइनों में लगने से बचा जा सकता है। घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से एप्लीकेशन दी जा सकती है। अगर CRS पोर्टल वाला डिजिटल रूट चुना जाता है तो इसके स्टेप्स बिल्कुल क्लियर और सीक्वेंशियल हैं। स्टेप 1, पोर्टल पर बेसिक डिटेल्स के साथ अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए। स्टेप 2, जो डॉक्यूमेंट्स अभी डिस्कस किए उन्हें स्कैन करके अपलोड कीजिए। स्टेप 3, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को एक एक फील्ड चेक करते हुए भरिए। और आखिर में स्टेप 4, अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। बस पूरी प्रक्रिया यहीं कंप्लीट हो गई। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आम नागरिक की सुविधा के लिए सच में काफी आसान बनाया गया है। चलिए, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, समय सीमा और देरी को समझना, टाइमलाइंस का खेल। यहाँ थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। बच्चे के जन्म के साथ ही ना एक अदृश्य सरकारी घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है, और यहाँ थोड़ी सी भी देरी का सीधा मतलब है फिजूल की मुश्किलें। अगर जन्म के ठीक 30 दिन के अंदर अप्लाई हो गया तो प्रोसेस मक्खन की तरह स्मूथ रहता है। ज्यादा से ज्यादा बस एक छोटी सी लेट फीस लग सकती है। लेकिन 30 दिन से लेकर 1 साल तक का वक्त अगर गुजर गया तो हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। और सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू होती है जब 1 साल से भी ज्यादा का वक्त निकल जाए। तब सिर्फ एक सिंपल फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सीधे मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर और एक फॉर्मल एफिडेविट लाना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये काम निपटा लिया जाए।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी यानी 5वें सेक्शन पर, क्रूशल फाइनल चेक्स। देखिए, डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, फीस पे कर दी, लेकिन सबमिट बटन दबाने से ठीक पहले एक आखिरी काम बचा है। और सच मानिए, भविष्य की मानसिक शांति के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइनल सबमिशन से पहले नाम, उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ को बहुत ध्यान से क्रॉस चेक करना चाहिए। जरा इस बारे में सोचिए, अगर गलती से नाम की एक स्पेलिंग इधर उधर हो गई या बर्थ डेट में बस एक दिन का भी फर्क आ गया, तो आगे चलकर बाकी सरकारी आईडी में उसे ठीक करवाना लिटरली एक नाइटमेयर बन सकता है। सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हर एक छोटी डिटेल को 2 से 3 बार डबल चेक कर लिया जाए। और इन सारी चीजों को सही समय पर और बिल्कुल सही तरीके से करने का फाइनल नतीजा क्या होता है? भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया एक बिल्कुल एरर फ्री ऑफिशियल बर्थ सर्टिफिकेट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो फ्यूचर को पूरी तरह सुरक्षित करता है। ये वो रिवॉर्ड है जो आगे चलकर स्कूल के पहले दिन से लेकर पासपोर्ट पर पहली स्टैंप लगने तक हर नई मंजिल का दरवाजा खोलने में मदद करेगा। देखने में जरूर ये सिर्फ एक साधारण सा कागज लगता है, लेकिन हमारी सिविक लाइफ में इसकी अहमियत वाकई अनमोल है। तो अब जब इस बर्थ सर्टिफिकेट के पीछे का पूरा साइंस समझ आ चुका है, चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। समाज के तौर पर यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि सिविल रजिस्ट्रेशन की इस बेहद अहम प्रक्रिया से कोई भी बच्चा कहीं भी छूट ना जाए? यूनिवर्सल आइडेंटिटी और हर एक नागरिक का रिकॉर्ड होना पूरे समाज की तरक्की के लिए कितना मायने रखता है, इस बारे में थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।